नमस्कार साथियों, एम्प्लॉयज़ की पाठशाला पर आपका स्वागत है। साथियों, 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट यहाँ पर आया गया है। यहाँ पर देखिए अलग अलग जो पे लेवल है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, जिसको आप 1800, 1900 ग्रेड, 2400 ग्रेड इस प्रकार से बोलते हैं, उनको लेकर अभी जो मीटिंग यहाँ पर चल रही है 8वें वेतन आयोग की लेकर, तो उनमें यहाँ पर लेवल को मर्जर करने की बात यहाँ पर की जा रही है। जो भी यहाँ पर अलग अलग लेवल हैं, 18 लेवल, उनको यहाँ पर मर्ज करने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मनी सेंट्रल की रिपोर्ट की क्या कुछ यहाँ पर अपडेट चल रहा है। तो चलिए देखते हैं और फिर आपको क्या लगता है, क्या कुछ बदलाव किया जा सकता है। आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। पे लेवल जो सरकारी कर्मचारियों की नौकरी की श्रेणी यानी जो है कैटेगरी को दर्शाता है, जो ये बताता है कि कर्मचारी किस पद पर है और उसकी बेसिक सैलरी किस स्तर से शुरू होगी, उसमें अमूल चूल बदलाव करने की मांग उठ रही है। अब किसने उठाई है ये बड़ी डिमांड, किन कर्मचारियों को होगा सबसे ज्यादा फायदा, इसके अलावा और क्या क्या डिमांड्स हैं, इसको भी आज के मनी सेंटर में जानने और समझने की कोशिश करेंगे। जब से 8th पे कमीशन को लेके कामकाज शुरू हुआ, गठन हुआ और जो अलग अलग संगठन हैं उनसे मेमोरेंडम और उनकी बातें सुनी गई, तो तमाम जो संगठन थे उन्होंने अपनी मांगों में पहले ही इस बात को कहा था कि साहब जो पे स्ट्रक्चर है उसमें जो पे लेवल्स हैं उनको मर्ज किया जाना चाहिए, ताकि जो एक जैसे पद हैं, एक जैसे जिनका कामकाज है जिन कर्मचारियों का, उनके वेतन में जो असमानता है उसको दूर किया जा सके और जो कम सैलरी लेवल के कर्मचारी हैं उनको फ़ायदा हो, पदोन्नति से जुड़े मसले हैं तमाम, उन सबको दूर किया जा सके। तो ये तमाम संगठनों ने इस चीज़ को पहले भी उठाया था, लेकिन अब चूंकि जो सबसे बड़ा संगठन है, सबसे स्टाफ साइड का प्रतिनिधित्व करते हैं जो NCJCM, उन्होंने अब इसकी मांग कर दी है और नए सिरे से चूंकि मांग आई है तो इसलिए इसको लेकर एक बड़ा मसला बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है, जिसमें कहा गया कि जो अलग अलग लेवल्स हैं उनको एक किया जाए, उनको मिलाया जाए विशाल। अभी सर कितने लेवल्स हैं ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे। बिल्कुल 18 जो पे लेवल्स हैं उनको उनके तहत कर्मचारियों को पद के हिसाब से बांटा गया। पे लेवल्स को जो है वो मर्जर वाले भी बात जो है वो भी समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि लेवल 2 और लेवल 3 को जो है एक ही लेवल यानी 3 बनाया जाए, लेवल 4 और लेवल 5 को जो है एक ही लेवल 5 बनाया जाए, लेवल 6 और लेवल 7 को 7 बनाने की बात कही जा रही है और लेवल 8 और 9 को लेवल 1 मतलब 9 जो है वो बनाया जाए। इस हिसाब से अगर देखा जाए सर तो 18 जितने जैसे आप बता रहे हैं सर लेवल से वो घट कर उनकी संख्या 13 हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, जो लेवल्स हैं उनकी संख्या कम होगी और एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि सरकार के लिए भी आसान होगा। इतने सारे 18 तक के अगर पे ग्रेड और पे लेवल अगर आप रखे हैं तो उसमें तमाम तरीके की फिर कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी आती हैं। जितना कम पे बैंड हों अलग अलग, उनको रखना सरकार के भी हित में है, लेकिन इसका एक बड़ा फ़ायदा जो जिन कर्मचारियों की सैलरीज़ कम हैं उनको इसमें अच्छा खासा फ़ायदा यहाँ पर फिर विशाल मिल सकता है, जिनकी सैलरीज में अच्छा खासा इजाफा हो सकता है अगर पे लेवल्स को मर्ज करती है सरकार। चलिए, तो अलग अलग लेवल में जो है वेतन का अंतर जो है वो बहुत कम है, इसलिए NCJCM का कहना है सर कि उसको जो है मर्ज कीजिए, जितनी संख्या उसको घटाकर 13 कीजिए। कई कर्मचारियों को जो है प्रमोशन मिलने के बाद भी बहुत कम वेतन जो है वो बढ़ता है। और एक पॉइंट मैं भी उठाना चाहूँगा सर, मैं तमाम जितने भी कर्मचारियों से बात करता हूँ या संगठनों से बात करता हूँ तो वो एक बात दोहराते रहते हैं कि शर्मा जी, जब भी मैंने नौकरी ज्वाइन की, जिस पद पर रहा, जिस पे बैंड पे रहा, उसी से जो है मैं रिटायर हो गया, कभी मेरी प्रमोशन नहीं हुई। तो ऐसे में दिक्कत आती है, तो शायद क्या उसमें ये दूर होगा सर, ये समस्या दूर हो पाएगी इस वजह से? नहीं, इसकी भी डिमांड की गई है और इसमें खास तौर पर ये कहा गया है कि जो ग्रुप C वाले कर्मचारी हैं जो लेवल 5 पर हैं, वो लंबे वक्त से यहाँ पर ही इसी लेवल पर या लेवल 5 पर अटके हुए हैं, इनको जो है वो आगे मर्ज किया जाए और इनके प्रमोशन का रास्ता खोला जाए, क्योंकि इनको लंबे वक्त से प्रमोशन भी नहीं मिले हैं। तो प्रमोशन हो, सैलरी हाइक की बात हो, दोनों चीज़ों को नए सिरे से NCJCM ने 8th पे कमीशन के सामने और सरकार के सामने यहाँ पर रखा है विशाल। तो अगला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा सर कि कर्मचारियों को क्या बेनिफिट होगा? मान लीजिए सरकार इनकी बातें मान लेती है तो उससे क्या फ़ायदा होगा कर्मचारियों को? कर्मचारी को सीधे तौर पर जब निचले लेवल का जो पे लेवल है उसको उसके अगले लेवल के साथ मर्ज किया जाएगा तो डेफिनेटली सैलरी का जो अंतर है वो कम होगा और कर्मचारियों को जाहिर तौर पर ज़्यादा सैलरी मिलेगी। जी सर, कई कर्मचारियों को कहा जा रहा है कि सीधे जो है ऊंचे पे लेवल का लाभ मिलेगा, जैसा कि आपने बताया, और बेसिक सैलरी बढ़ जाएगी बॉस। बिल्कुल, सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो सकता है। प्रमोशन का फ़ायदा जो है पहले से अधिक मिल सकता है, फटाफट शायद प्रमोशन हो जाए। भविष्य में मिलने वाली जो है DA, HRA और पेंशन भी अधिक हो सकती है, क्योंकि ये सब जो है बेसिक पे पर ही आधारित होते हैं। तो अंतिम फ़ायदा जो है वो कर्मचारियों को ही मिलेगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है सर कि सरकार 8वां वेतन आयोग ये मानता है या नहीं मानता है, ये देखना होगा सर। नहीं, हाँ, ये बात अलग है कि 8th पे कमीशन के सामने चूँकि अब नई डिमांड रखी गई है,
क्या वो इसको कंसीडर करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन तमाम चूँकि संगठन पहले से मांग कर चुके हैं और उसमें नई सिरे से अब NCJCM भी आ गया है, तो मामले ने थोड़ा सा मैं ये मानता हूँ कि अब एक गंभीर जो शक्ल है वो अख्तियार की है कि एक सीरियस एफर्ट है जहाँ पे कि कर्मचारियों की वेतन को इस तरह से बढ़ाने की बात की गई। चलिए सर, अब दूसरी कहानी पर बढ़ते हैं कि NCJCM की जो मांगे हैं, डिमांड्स हैं, उनको भी समझने की कोशिश करते हैं। सर, एक दौर था जब हम लोग पूरी तौर पर डिस्कशन ये कर रहे थे कि अब भूल जाइए वो 4 से ऊपर का फिटमेंट फैक्टर, 2.05 या 2.10 जो है बड़ा प्रैक्टिकल लग रहा है। इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा था कि एक कर्मचारी वर्ग जो है, कर्मचारी संगठन का एक वर्ग, वो कह रहे थे कि प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो 2 के आसपास ही सरकार दे सकती है। लेकिन फिर से मांग ये उठ रही है कि नहीं, 3.833 तो जो है फिटमेंट फैक्टर हो ही हो, इसके कम हम लोग बातचीत नहीं करेंगे। और अगर ये होगा सर, तो फिर न्यूनतम बेसिक सैलरी कितनी होगी? नहीं, देखिए वो तो 69,000 को करने की बात है। और कोलकाता की जो बैठक, सबसे हालिया बैठक जो हुई है, उसमें भी तमाम जो कर्मचारियों के संगठन हैं या पेंशनर्स के जो संगठन हैं, उन्होंने इस बात की मांग की है कि साहब जो फिटमेंट फैक्टर है वो 3.833 को रखा जाए। तो नई तरह से, नए सिरे से डिमांड वही है कि कर्मचारी ज़्यादा से ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर की यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं बेचारे। इसके अलावा सर, सालाना इंक्रीमेंट जो है उसको लेकर कहा जा रहा है कि अभी कर्मचारियों को 3% जो है सालाना यानी वार्षिक जो है इंक्रीमेंट मिलता है। प्रस्ताव ये भी है सर कि इसको बढ़ाकर सीधे 2 गुना कर दिया जाए, यानी जो 3% है उसको 6% कर दिया जाए। और लगातार कई कहानियाँ हम लोग भी कर रहे हैं सर। HRA में जो आमूलचूल बदलाव करने की भी बात इसलिए भी उठ रही है क्योंकि तर्क ये दिया जा रहा है, जो आपने बड़ा अच्छा समझाया भी था, कि मान लीजिए दिल्ली NCR जैसे शहर में अगर कोई कर्मचारी रहना चाहता है तो उसको बेचारे को 5,000-6,000 रुपये में फ्लैट या घर नहीं मिलता। इसलिए NCJCM ने भी ये सुझाव दिया है कि HRA में जो है बढ़ोतरी की जाए। कितनी बढ़ोतरी की जाए? X शहरों में जो है HRA 40%, Y में 35% और Z में 30% किया जाए। सहमत है सर HRA वाले मामले में? जबकि नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। जबकि अभी जो है हायर लिमिट है जो मेट्रो में, वो 30% की है। तो देखिए, जो प्रैक्टिकल डिमांड हैं उनको वास्तव में सरकार को पूरा करना चाहिए। जब आप भत्ता दे रहे हैं, जिस मद में दे रहे हैं, मान लीजिए HRA के मद में दे रहे हो, जब किराए में और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आप छोटे कर्मचारियों को देखेंगे तो उनकी सैलरी के हिसाब से जो HRA बनता है वो बहुत नाकाफ़ी बनता है अगर आप बड़े शहर में कहीं रह रहे हैं। तो ये गैप्स दूर किए जाने चाहिए। जब पे कमीशन 10 साल में बनाया गया है एक बार, तो वहाँ पर इस तरह के भत्ते हो गए जो वास्तविकता में असर डालते हैं किसी व्यक्ति के सैलरी के और खर्चों के को लेकर। तो यहाँ मुझे लगता है कि HRA में सरकार को साफ तौर पर जो डिमांड आ रही है 40%, 35%, 30% की, उसको पूरा जरूर करना चाहिए। ये एक बड़ी राहत होगी। इसके साथ अब आप इसको समझिए कि अगर फिटमेंट फैक्टर थोड़ा कम भी रहता है तो कम से कम HRA के तौर पर ज़्यादा अमाउंट कर्मचारियों को मिलेगा। तो आप कहना चाह रहे हैं कि अगर उधर सरकार थोड़ी कटौती कर भी देती है तो इधर अगर डिमांड्स को में अगर बढ़ोतरी कर दे तो बैलेंस अप्रोच सही रहेगा। बिल्कुल। और सर चलिए 1-2 सवाल आपसे और भी पूछ लेते हैं। 8वें वेतन आयोग की मीटिंग का टाइमलाइन क्या कुछ आया सर? कहाँ आगे बैठक होगी? नहीं, अभी कोई अगला टाइमलाइन विशाल नहीं आया है 8वें कमीशन की बैठकों को लेकर कि अब आगे क्या बैठकें होंगी या नहीं होंगी। क्या कंसल्टेशन की प्रोसेस अब दिल्ली में ही जो मुख्यालय है वहाँ होगी, या अब इसके बाद सीधा आयोग जो है वो रिपोर्ट बनाने का काम शुरू करेगा। उस 31 जुलाई तक का जो वक्त दिया गया है मिनिस्ट्री से डेटा को लेकर, उसके बाद से। तो डेटा भी आ रहा होगा सर, क्योंकि 11 दिन मात्र बचे हुए हैं। बिल्कुल, डेटा को मांगा तो गया है और डेडलाइन भी उसकी बढ़ाई गई है। ज़ाहिर तौर पर जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, डिपार्टमेंट हैं, उनको डेटा समयबद्ध तरीके से मुहैया कराना होगा।